दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लैटराइट मृदा के बारे में। आमतौर पर लैटराइट मृदा से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, या एक प्रश्न और पूछा जाता है किस मिट्टी में काजू की फसल उगाई जाती है, या लैटराइट मृदा किन क्षेत्रों में डेवलप होती है और किन किन राज्यों में पाई जाती है, और इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैटराइट मृदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मृदा, तो लैटराइट मृदा लैटिन भाषा लेटर से बना हुआ है। लैटिन भाषा के लेटर से बना हुआ है और इस लेटर का अर्थ होता है ईंट। इसका अर्थ क्या है? ईंट। अर्थात ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? लैटराइट मृदा है। आमतौर पर आप कोई भी मिट्टी ईंट बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो क्षमता यानी ताप और दाब सहन करने की क्षमता इस लैटराइट मृदा में होगी वो किसी दूसरी मृदा में नहीं होगी। आमतौर पर यदि काली मिट्टी से आप ईंट बनाते हैं तो ईंट बहुत कमज़ोर होती है, बालुई मृदा से ईंट बनाते हैं तो वो बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन यदि लैटराइट मृदा से आप ईंट बनाते हैं तो वो सबसे मजबूत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं लैटराइट मृदा किन क्षेत्रों में डेवलप होती है। तो दोस्तों जहाँ पर ये खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर भारी वर्षा होती है, तो आप इस चित्र में आप समझ सकते हैं जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है और किस क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंध का मतलब है उष्ण मतलब गर्म या गर्म, कटिबंध का मतलब है क्षेत्र। तो कौन से गर्म क्षेत्रों में ये विकसित होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है, भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा, और जब इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो यहां पर चूना और सिलिका के कण, यानी इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है? चूने यानी चूना और सिलिका, ये क्या है? बह के चले जाते हैं दूर तक, यानी निश्चालित हो जाते हैं, और इसमें 2-3 तत्व तो बच जाते हैं, जिनमें से लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बच जाते हैं। तो यहां पर बह के कौन कौन से तत्व आ गए? चूना और सिलिका। और इन क्षेत्रों में कौन से बच गए? एल्युमिनियम और आयरन यानी Fe, ये तत्व बच गए। और जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र होता है। तो गर्म क्षेत्र के कारण जो जीवाणु होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लैटराइट मृदाओं में जीवाणुओं की मात्रा कम होती है। जीवाणुओं की मात्रा क्या है? कम होगी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है जीवाणुओं की मात्रा कहाँ कम होती है? तो लैटराइट मृदाओं में। जबकि पिछली क्लास में हम लोगों ने जीवाश्म कहाँ पे बताया था? काली मृदा में। और यहाँ क्या बता रहे हैं? जीवाणु पाए जाते की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है, और जब टेम्परेचर अधिक होगा परिणाम स्वरूप जो छोटे मोटे जीव जंतु होंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये डेवलप नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ साथ उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाती है। ह्यूमस क्या है? एक तरीके से पत्तियों का या पेड़ पौधों के सड़ा गला अंश होता है जो चिपचिपा काला तत्व के रूप में दिखाई पड़ता है आपको। तो जाहिर सी बात है यहाँ जीवाणुओं की संख्या भी कम होती है और ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाती है। और यहाँ पर और चीजें, यानी जाहिर सी बात है जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाएगी तो नाइट्रोजन की भी मात्रा कम हो जाएगी। आमतौर पर नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों को नाइट्रेट के रूप में मिलता है। पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है,
लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन यानी गैस के रूप में नहीं ले पाते हैं, लेकिन नाइट्रेट की तो आवश्यकता पेड़ों को होती है। तो परिणाम स्वरूप जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसके आसपास जितना भी नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रेट में बदल जाती है और बूंद के साथ पृथ्वी पर गिर जाती है। और इस कारण और इस नाइट्रोजन जो नाइट्रेट में बदल चुकी है और पौधे जो है जड़ों के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। और नाइट्रोजन ग्रहण करने का एक कारण और है जीवाणु, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है। और जब राइजोबियम के कई सारे अंश हैं, बाद में चल के हम लोग डिफाइन करेंगे, तो राइजोबियम जैसा बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देगा। और जाहिर सी बात है जब जीवाणु नहीं पाया जाएगा तो नाइट्रोजन की मात्रा भी यहाँ पर कम होगी। और नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फास्फोरस क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जब जीव जंतु कम पाए जाएंगे तो फास्फोरस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ साथ कैल्शियम की मात्रा में भी कमी हो जाएगी। तो आप देखेंगे जीवाणु और ह्यूमस इन सब की मात्रा जो है लैटराइट मृदाओं में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कुछ तत्वों की यहाँ पर अधिकता होती है। और इन तत्वों में लोहा और पोटाश, कौन कौन से, लोहा और पोटाश, इन दोनों की क्या है, लैटराइट मृदा में अधिकता होती है। तो कमी किसकी होती है, जीवाणुओं की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, कैल्शियम की और ह्यूमस की। और अधिकता किसकी होगी, लोहे की और पोटाश की। अगर लैटराइट मृदा के बारे में बात करें तो ये उपजाऊ नहीं होती हैं और इसी के कारण इन मिट्टियों में फसल लेने के लिए भारी मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इस मृदा के में देखें तो तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल कहते या साथ साथ में कर्नाटक, तो इन क्षेत्रों में काजू की फसल बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। अगर आप यहां पे देखें तो ये क्षेत्र जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान है, इस क्षेत्र में लैटराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी, लैटराइट। इसके साथ साथ तमिलनाडु के इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और यहां पर ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ भाग है। इसके साथ साथ इस भाग में भी लैटराइट यानी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और कुछ भाग आपको छत्तीसगढ़ में भी लैटराइट मृदा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ असम का ये क्षेत्र, ये भी जो है लैटराइट मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर भी लैटराइट मृदा पाई जाती है। तो लैटराइट मृदा के बारे में अगर देखेंगे, और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी लैटराइट मृदा कुछ भागों में पाई जाती है। तो ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के आसपास, और ये असम। तो इतनी छोटी छोटी जगहों पे पाया जाता है, तो ये मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है। आमतौर पर अगर राज्य के बारे में पूछा जाता है तो काली मृदा के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शुष्क मृदा के बारे में। अगर शुष्क मृदा के बारे में देखें तो ये आमतौर पर लाल रंग से किशमिश के आकार की होती है, यानी किशमिश कलर की। और ये मृदा जो है एक तरीके से बालुई और प्रकृति से लवणी होती है। कैसी होती है, बालुई और लवणी।
लवणी का मतलब है, बालुई का मतलब है सिलिका, सिलिका, सिलिका के तत्व, सिलिका यानी बालू। तो आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है, पश्चिम में मृदा में बालू की मात्रा बहुत अधिक है और पूर्व में जाते जाते बालू की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। कहां पर? राजस्थान वाले क्षेत्र में। अब शुष्क क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये शुष्क मृदा हो गई। अब ये बालुई और लवणी प्रकृति की होती है। लवणी का मतलब है यहां पर नमक के तत्व अधिक होते हैं, यहां तक कि कुछ जगह पानी को वाष्पित करके क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहां पर अगर हम जलवायु देखें तो कैसी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि जब अरब सागर में मानसून उठता है तो वो इस दिशा में आगे बढ़ता है और कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में। जब इस दिशा में बढ़ता है तो यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं, गुजरात में बरसात हो जाती है। उसके बाद गुजरात के ऊपर से ये हवाएं, मानसूनी हवाएं गुजरती हैं। लेकिन राजस्थान में कोई भी पर्वतमाला ना होने के कारण, एक पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये एक डिवाइडर का काम कर देता है और इस क्षेत्र में कोई भी पर्वतमाला ना होने की वजह से यहाँ पर वर्षा ठीक उसी तरीके से होती है जैसे कभी कभार आप देखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं और बादल आए और बरसते हुए निकल गए तो कितनी बरसात हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों में बरसात बहुत कम हो पाती है। और वहीं राजस्थान, पंजाब में भी वर्षा कम होती है, लेकिन पंजाब से कई बड़ी नदियां गुजरी हैं और इस कारण नदियों से नहर बना के पंजाब एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन राजस्थान वाले क्षेत्र में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। बाद में शारदा नहर लाया गया पंजाब से ये इधर आते हुए, लेकिन वो बहुत सीमित दायरे में है, गंगानगर वगैरह जिले में। तो इसलिए राजस्थान का एक बड़ा भाग क्या है, शुष्क मृदा पाई जाती है। कारण क्या है, शुष्क जलवायु है कि यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है। और यहाँ पर तापमान भी क्या होता है, तापमान उच्च होता है। और जब तापमान उच्च रहेगा तो निश्चित रूप में जो वर्षा थोड़ी बहुत हुई है वो भी क्या हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप शुष्क मृदाओं में पेड़ पौधे या फसल के अनुकूल नहीं हो पाती है। और जब फसलें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है यहां पर ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाएगी, ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि शुष्क मृदा है, फसलें हैं, शुष्क जलवायु है, तो फसलें नहीं हो रही हैं और फसलें नहीं हो पा रही हैं तो ह्यूमस की मात्रा भी क्या है, कम हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बरसात हुई भी है, इस राजस्थान के इस बेल्ट में पूरे में 2-3 मीटर के नीचे एक पथरीली कंकरीली लेयर पाई जाती है, ऐसे करके। यानी इस मृदा के नीचे एक मोटी कंकरीली लेयर पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जब भी कभी पानी ज्यादा बरस भी जाता है तो वो पानी बहुत गहराई तक नहीं जा पाता है। इसीलिए राजस्थान में भौम जल की क्या हो जाएगी, भौम जल की कमी हो जाएगी। और जब ये कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पानी की समस्या यहां पर बढ़ जाएगी। तो आमतौर पर यहां पर पानी को बहुत सुरक्षा प्रदान की जाती है और पानी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती हैं, झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं, यानी कटीले बन पाए जाते हैं। क्योंकि पानी की कमी के कारण पत्तियां जो है कांटों का रूप ले लेती हैं और कांटे के रूप ले लेने से वो 2 तरीके से काम करती हैं। एक तो पानी के उत्सर्जन को कम करती हैं और दूसरा कटीले होने से जानवरों से अपने आप को बचाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के पौधों में ऊपरी लेयर में एक सेलुलोज जैसी पतली
पॉलीथीन जैसी पाई जाती है कि पानी जल्दी से उन पेड़ पौधों का ना सूखने पाए, यानी पानी की कमी ना होने पाए। अब हम बात करते हैं शुष्क मृदाओं में कौन कौन सी फसलें होती हैं। इन फसलों में जैसे बाजरा राजस्थान में खूब होता है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया और मोटे अनाज। तो इन फसलों की यहां पर क्या है, अधिकता है, या यहां पर ये फसल बहुत बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि शुष्क मृदा में यही अनुकूल है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दो मृदाओं के बारे में पढ़ा। पहली मृदा लैटराइट मृदा और दूसरी शुष्क मृदा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। शेष मृदाओं के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे और उन मृदाओं में वन मृदाएं तथा पीटमय मृदाएं बाकी हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में ही डिस्कशन कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।